सुप्रभात। डीडी बिहार देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अनामिका, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। दर्शकों, अंग्रेज़ी का एक बहुत छोटा और पुराना फ्रेज़ है जो आप सब ने भी ज़रूर सुना होगा कि नो गेन विदाउट पेन। यूँ तो हम सभी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, इस उम्मीद में कि हमें अपनी लाइफ में जो चाहिए वो हम पा सके, हम उसे हासिल कर सके। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के जीवन में सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। पर क्या ये संभव है? नहीं, बिना कोशिश किए कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अपने भय, अपने आलस, अपने आराम, सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम लाइफ में वो सब अचीव कर पाते हैं हम जिसकी चाह रखते हैं। और इसी पर संत कबीर दास की एक बहुत सुंदर रचना है, जिन खोया तिन पाइया, मैं भी बैठन बैठ, मैं पूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। हम बस यूं ही सोचने में, आलस में, भय से, कोशिश करने से डरते हैं, प्रयास करने से पीछे भागते हैं। पर जिस दिन से हम कोशिश करना शुरू करें, हम प्रयास करना शुरू करें बिना डर के, बिना भय के, उस दिन हम जीवन में कुछ बड़ा ज़रूर अचीव कर पाएंगे, अपने लाइफ को सही दिशा दे पाएंगे। तो चलिए इस पॉजिटिव नोट के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको लिए चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन की ओर। महापुरुषों की बातें, उनके कथन अनमोल होते हैं जो हमें जीवन में सही दिशा देते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट अनमोल वचन। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना, खुद पर विश्वास करना। स्वामी विवेकानंद। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, आप तो जानते ही हैं हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य होता है कि हम आपको हर रोज़ एक ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, जिनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके लाइफ जर्नी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, साथ ही जानेंगे कैसे उन्होंने लाइफ के सभी चैलेंजेस को स्ट्रांगली फेस किया और सफलता हासिल की। आपको बता दें, आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है निशित कुमार उज्ज्वल सर को, जो आईजी के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं सशस्त्र सीमा बल पटना फ्रंटियर। तो आइए सुनते हैं हमारे खास मेहमान की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। बहुत स्वागत, अभिनंदन सर बिहार बिहान में आपका। नमस्कार अनामिका जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने दर्शकों से जुड़ने का आपने मौका दिया है। धन्यवाद जी सर। सर, आपके जीवन से जुड़ी कई बातें हैं जो हम जानेंगे, पर सबसे पहले शुरुआत में यहाँ से करना चाहूँगी कि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके रोल क्या क्या हैं? जैसा कि आपको पता होगा या बहुत सारे दर्शकों को कि ये सशस्त्र सीमा बल एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, भारत केंद्र की मेजर गार्डिंग फोर्स है, जिनकी ड्यूटी, जो चार्टर ऑफ ड्यूटी है, इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर की सीमा सुरक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा में सहयोग करना। उसके बाद ये जो सीमा सुरक्षा से रिलेटेड जो भी चैलेंज है, बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, अवैध प्रवेश की जो घटनाएं होती हैं उनकी रोकथाम करना, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी को रोकना, जनरल जो भी जिस तरह की स्मगलिंग एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करना, राहत और आपदा में बचाव में सरकारी तंत्र की मदद करना, बॉर्डर एरियाज़ में जो हमारी जनता है उनमें सुरक्षा की भावना को इनकलकेट करना और देश भावना को भी स्ट्रेंथन करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य में भी सहयोग करती है डिफरेंट एजेंसीज़ को। इसके अलावा जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन जीव जंतुओं के सुरक्षा के में भी काफ़ी
मदद के काम करते हैं हम लोग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर यहाँ ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि एसएसबी फंक्शन कैसे करता है, नेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है? जैसा कि आपको पता होगा कि भारत नेपाल और भारत भूटान की जो सीमा है एक खुली हुई सीमा है जी। और दोनों देशों से हमारा एक घनिष्ठ और एक पारंपरिक रिश्ता है, जो एक ही तरह की आबादी दोनों तरफ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म हम लोगों ने डिवाइस कर रखा है कि बॉर्डर के अलोंग बॉर्डर आउटपोस्ट और छोटे छोटे टुकड़े पेट्रोलिंग पार्टीज होती है जो स्टैटिक और मोबाइल पेट्रोलिंग करके उसको हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे नाका चेक पोस्ट लगाया जाता है ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद तकनीकी माध्यम से भी हम लोग निगरानी करते हैं, बॉर्डर कंट्रोल और बॉर्डर मैनेजमेंट किया जाता है। उसमें आपको CCTVs हैं, GIS सिस्टम का यूज़ करके, GPS सिस्टम यूज़ करके उसको मॉनिटर भी किया जाता है उसके थ्रू। उसके अलावा जनसंपर्क का भी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग ये अभियान चलाते हैं, लोगों से अच्छे कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेते हैं, जो एजेंसीज हैं जैसे नेपाल पुलिस, उससे भी हम लोग समय समय पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं कि समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा किया जाता है। इसके अलावा हमारे साथ जितनी भी एजेंसी, सिस्टर एजेंसीज हैं, जो भी सुरक्षा में जिनका चार्टर है, जैसे बिहार पुलिस हो गई, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो भी एजेंसी सबके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके हम लोग इस पर काम करते हैं। बिल्कुल सर। सर यहाँ ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी और जो मैनेजमेंट संबंधित जितने भी कार्य हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और एसएसबी इसमें किस तरह से शामिल है? जैसे आपको पता होगा कि कारगिल युद्ध के बाद वन बॉर्डर वन फोर्स की पॉलिसी अपनाई गई है, तो हर बॉर्डर के साथ में एक खास तरह के चैलेंज आते हैं और उसकी तरह से हमारा रिस्पांस भी होता है। तो एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर और इंडो भूटान बॉर्डर को देखती है और ये बॉर्डर किसी तरह ये फिजिकल कोई बाउंड्री नहीं है और इस बॉर्डर नो डाउट कोई उसमें विवाद नहीं है, लेकिन बॉर्डर खुला हुआ बॉर्डर है, सबसे बड़ा चैलेंज है और दोनों तरफ की आबादी ऑलमोस्ट सेम तरह का है, दो कोई डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, पहचानने की एक मेजर चैलेंज होता है। उसके अलावा जो दूसरी समस्या आती है कि भौगोलिक समस्याएं भी हैं, क्योंकि कहीं हमारा डिप्लॉयमेंट दुर्गम पहाड़ पर है, जहाँ पर मौसम संबंधी समस्याएं भी आती हैं। बरसात में बाढ़ की समस्या है, विंटर्स में कहीं पर स्नोफॉल होता है, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम ये इनको फेस करना पड़ता है। इसके अलावा कंटिन्यूस एफर्ट होती है जो अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह हैं, क्रिमिनल गैंग्स जो हैं, जो मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी खुले बॉर्डर का फ़ायदा लेकर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के चैलेंज हमें फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उसका रिस्पांस भी हम लोगों ने इस से डिवाइस कर रखा है कि पूरे अलोंग द बॉर्डर हमने एसएसबी ने बॉर्डर आउटपोस्ट का निर्माण कर रखा है हर खास दूरी पर, और इसी तरह बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, मोबाइल पेट्रोलिंग होती है, मोबाइल नाकाज लगाए जाते हैं, सर्विलेंस मैकेनिज़्म भी काफ़ी हमारा रोबस्ट है जी। हमने ये लगा रखे हैं CCTV कैमरास, PTZ कैमरा, ANPR कैमराज लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रोन की भी फैसिलिटीज़ है और अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो इस तरह से हम लोग उसकी बॉर्डर की गार्डिंग और मॉनिटरिंग सतत रूप से हम लोग करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आगे बढ़ेंगे, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो बॉर्डर गार्डिंग हो, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स हो या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो। तो इसके लिए किस तरह की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है और क्या स्किल्स हैं जिन्हें सिखाया जाता है, जिनका ध्यान रखा जाता है? प्रारंभिक इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद हम लोग अपनी फ़ौज को निरंतर समय समय पर उनको हम ट्रेन करते रहते हैं। बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें फिजिकल फिटनेस नो डाउट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अपने जवानों और अधिकारियों की शारीरिक क्षमता का विकास करना,
बिल्कुल। उनका एंडोरेंस इम्प्रूव करना, आप उन्हें विभिन्न युद्ध कलाओं से आप उनको पारंगत बनाते हैं। क्लोज क्वार्टर कम्बैट, रूम इंटरवेंशन टेक्निक, आप हमारे पास जंगल और माउंटेन वारफेयर के लिए भी एक एकेडमी है जहाँ पर उनको हम भेजते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा इनको जहाँ भी विभिन्न जो टेक्निकल एजुकेशंस जहाँ पर जो इम्पार्ट किया जाता है, जो कंटिन्यूस चेंज आ रहा है, आपको पता होगा कि जैसे जैसे तकनीकी चेंज आ रही है तो अपने अधिकारियों और अपने जवानों को भी उससे हम अवगत करा के रखते हैं, तो टेक्निकल स्किल अपग्रेडेशन होता है। इसके अलावा प्रोसीड्यूरल स्किल्स भी हम इनको इम्पार्ट करते हैं, जैसे सीमा सुरक्षा से रिलेटेड जो भी जो क्राइम्स होते हैं, जो लीगल प्रोविजंस हैं, प्रोसीड्योर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग हम इनको कंटिन्यूस कराते रहते हैं। इनकी समय समय पर इनका स्किल अपग्रेडेशन होता है। फिर इनको मैनेजमेंट स्किल इनको हम इम्पार्ट करते हैं। ये इस तरह से करके हम इनको मतलब आने वाली जितनी भी जो करंट जो प्रॉब्लम्स है और आने वाले समस्याओं के लिए इनको हम तैयार करके रखते हैं। बिल्कुल सर, कहने का अर्थ ये है कि रिगरस ट्रेनिंग उनकी जी हाँ, रिगरस ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग है जो जिससे भी जैसे मैनेजमेंट स्किल्स पे ही हम इनको काम करते हैं। इनका पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल पे भी ध्यान दिया जाता है ताकि ये जो बॉर्डर क्षेत्र पे जो जनता है उनसे अच्छा संवाद स्थापित करें, समय समय पर उनसे मिलते रहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा भी कई बार होता है कि किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में, ऑड सिचुएशन में फोकस्ड रहना, अलर्ट रहना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए खुद को मोटिवेटेड रखना भी उतना ही ज़रूरी है और टीम वर्क का होना, कोलैबोरेशन में काम करना, वो भी इतना ही ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है उस जज्बे को बरकरार रखना, किस तरह से करते हैं? अनामिका जी, मैं आपके बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए। और ये सशस्त्र सीमा बल के जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है तो ऐसी कठिनाइयाँ प्रतिदिन आते रहती हैं और इसमें आपको निर्णय तुरंत लेना होता है। उसमें आपके लोगों, हजारों की जनता है जो उनके जान माल की सुरक्षा और अपने लोगों की जो उनकी भी सुरक्षा और उनके इंटरेस्ट के लिए हमें डिसीजन लेना होता है। तो सबसे ज़रूरी है कि जब आप ऐसी सिचुएशन हो तो आप मेंटली स्ट्रांग हो और उस समस्या को सोचने समझने की एनालाइज कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली एज पर सिचुएशन आप रिस्पांस दें। और सबसे ज़रूरी होता है कि अपनी एक अच्छी टीम बना कर रखें जी। टीम बिल्डिंग स्किल को इम्प्रूव करें और एक खुला संवाद रखें कि टॉप टू बॉटम एक किसी तक चैनल खुला होना चाहिए कि आपको कोई भी है तो किसी तरह का कोई इनपुट आपके पास आ रहा है किसी तरह, तो संवाद जो सबसे जो आपका जो लास्ट सोल्जर जो ग्राउंड पर है उससे भी आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क खुला होना चाहिए और सिचुएशन के मुताबिक आप काम करते हैं, खुले मन से आप काम करते हैं, फ्लेक्सिबल होकर के करते हैं, तो किसी तरह की समस्या है आप मैं श्योर हूँ कि इसको निपटा जा सकता है। बिल्कुल सर, और साथ ही साथ सर डिसिप्लिन भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो फौज का तो मतलब बेस लाइन ही है कि डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, राइट सर, और देश भावना की भक्ति से काम करना और अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर काम करना। बिल्कुल, ये सब चीज़ें जो है जो हमें किसी भी समस्या से जूझने में हमें मदद करती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर यहाँ पे ये भी एक बात उठती है कि एसएसबी के जो जवान होते हैं उनका जो भूमिका है सोसाइटी में, उनकी जो भूमिका, उनका जो रोल होता है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमारा हर सैनिक जहाँ भी है वो एक रोल मॉडल का काम करता है। जिस गांव से वो बिलोंग करता है, जहाँ से उसने ट्रेनिंग ली, जहाँ से वो मतलब उसने पढ़ाई करी, जिस गांव से बिलोंग करता है, वहाँ पर एक युवाओं के लिए एक रोल मॉडल होता है। फिर जहाँ पर वो काम कर रहा होता है, एक हमारे सशस्त्र सीमा बल का एक तरह से तो एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो इमेज प्रोजेक्ट करता है और काफ़ी जन सहयोग के थ्रू और युवाओं से क्लोज कोऑपरेशन करते हुए ये मोटिवेशन का काम करते हैं हमारे सैनिक जी। और इनसे भी बहुत सारे युवा प्रेरित होकर के विभिन्न सशस्त्र सीमा बल
या और भी फौज को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सर, आपसे आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए बिहार बिहान के साथ। कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं निशित कुमार उज्ज्वल सर से। सर, जब आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में होते हैं तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जी। ऐसे में आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार कर पाते हैं? हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो मैं पहले सर्वप्रथम अपनी प्राथमिकताओं को मैं स्पष्ट करता हूँ और पूर्ण जवाबदेही और पारदर्शिता से अपना कर्तव्य करता हूँ। और एक कोशिश होती है कि मैं अच्छी टीम बनाए और आगे बढ़ कर के लीडिंग बाय ए फ्रंट एग्जाम्पल खुद सेट करके, अपने आप को एग्जाम्पल सेट करके हम एक अच्छी कार्यशैली एस्टैब्लिश करते हैं। और जवानों से और ख़ास करके जनता जहां हमारा डिप्लॉयमेंट है, सीधा संवाद कायम करके अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हमने अभी थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की भी आपने अभी बात की थी, जिक्र किया था। सर, हर दिन ये जो मॉडर्न एडवांस होता टेक्नोलॉजी है, हर फील्ड में इसका फ़ायदा हो रहा है। एसएसबी में किस तरह से ये फ़ायदा पहुंचा रहा है, किस तरह से मदद मिल रही है इन टेक्नोलॉजीज़ का, क्या कहना चाहेंगे? जैसा हम इस इशू पर हम पहले बात करते हुए मैंने बताया कि जितनी भी तकनीकी चेंज अपग्रेडेशन हो रहा है, टेक्निकल अपग्रेडेशन हो रहा है, उसके हम लोग कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो भी हैं फंक्शनिंग के, उसमें हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ किया है। जैसे सीमा निगरानी और नियंत्रण के लिए हमने सीसीटीवी और जितने भी इस तरह के चेन ऑफ कैमरास लगा रखे हैं, और जिसका डिफरेंट लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग होती है, इंक्लूडिंग हमारे फ्रंटियर लेवल से भी हम मॉनिटर करते हैं। और उसको देख कर के हम लोग बहुत सारी चीज़ें मदद मिलती हैं। और एक आपको पता होगा कि जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट हमारा बहुत बड़े एरिया में है। सिर्फ इंडो नेपाल बॉर्डर नहीं, लेकिन बिहार में, हमारे बिहार झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भी है। तो इतने बड़े क्षेत्र में जो हमारा लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट है, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लेटेस्ट टेक्निकल गैजेट्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। एनक्रिप्टेड होता है, जो कि जिसका एक्सेस दूसरों को ना मिले। फिर मैन मैनेजमेंट के लिए हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। वी हैव ए सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। हम लोग फिर डाटा एनालिसिस के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए भी हम लोग लेटेस्ट टेक्निकल गैजेट्स का यूज़ करते हैं। और इतने बड़े कार्य क्षेत्र पर मॉनिटरिंग करने के लिए जीआईएस सिस्टम और जीपीएस सिस्टम का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और ड्रोन का भी यूज़ किया जा रहा है। अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ रिलीफ और रेस्क्यू की टीम्स भी हैं, तो उसमें भी टेक्निकल गैजेट्स का यूज़ करके जहाँ भी जान माल की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, हम लोग उस पर काम करते हैं। बिल्कुल सर, एक तरह से सर ये बूस्ट देता है, काम को इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाता है। फोर्स मल्टीप्लायर हमारे काम को और इफेक्टिव बनाता है। जो हमारे जो मैन पावर जो डिप्लॉयड है ग्राउंड पर, टेक्निकल टूल्स हमें और उस क्षेत्र में सशक्त बनाते हैं। सशक्त बनाता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, यहाँ आपके बारे में भी हम ज़रूर थोड़ा जानना चाहेंगे। किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आपका आना हुआ, कैसे सोचा आपने कि सोसाइटी को सर्व करना है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर कुछ बताएं। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पहला स्कूलिंग जो होती है हमारा घर होता है। बिल्कुल। और अपने पेरेंट्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे कैरियर के मोल्डिंग पर। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा रोल था, जो जब हम लोग बचपन में स्कूल में जब पढ़ते थे, तो उन्होंने इस तरह की इंस्पायर किया मुझे कि देश सेवा और समाज सेवा के लिए जहाँ भी मौका मिले मैं आगे आऊँ। उसके बाद की पढ़ाई मैं पटना साइंस कॉलेज से किया। वहाँ भी हमारे शिक्षक थे, उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया
और सिविल सर्विसेज एक फील्ड है जहाँ पर आप समाज सेवा सीधी रूप से आप कर सकते हैं, और समाज के जो सबसे जो वो ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसको सहायता और मदद चाहिए, वहाँ पर आप डायरेक्टली आप इंटरवेन करके आप उनको मदद कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि अपने करीब 25 साल के करियर में मैंने अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। जो सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति था, जहाँ पर हमारी ज़रूरत थी, मैंने पर्सनली इन्वॉल्व होकर के उनको मदद किया। जैसे आप देश सेवा तो आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, हर आदमी इस देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिल्कुल अपना अपना एक तरीका है, एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैंने सिविल सर्विसेज खास करके इंडियन पुलिस सर्विस को और इस चुना कि मैं अपने लोगों के समाज को सुदूर देश के सुदूर क्षेत्र में हर जगह बियॉन्ड विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया मैंने लोगों का समाज अपने लोगों का मदद किया। मुझे इस बात का बहुत गर्व है और संतुष्टि भी है कि जो मेरा चार्टर था उसको मैंने अच्छे से फुलफिल किया। बिल्कुल सर, बहुत गर्व की बात, और आपने भी बोला बहुत संतुष्टि महसूस होती है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहां आपको पब्लिक के बीच में जाने का मौका मिलता है, उनसे डायरेक्टली इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, काम करने का मौका मिलता है। बिल्कुल सर, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि आपके सर्विस के टेन्योर में आप कई जगह पे पोस्टेड भी रहे और कई जगहों में आपने अपना काम किया, सर्विस दिया, तो अपने वर्क और करेंटली आप एज अ आईजी अभी सर्व कर रहे हैं, तो अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ जिक्र ज़रूर करें। आपने अच्छा प्रश्न किया कि हम जब पब्लिक सर्विस फील्ड में जब होते हैं तो आए दिन अच्छी बुरी खट्टी मीठी घटनाएं होती है जो यादें बन के रह जाती हैं जी। और जी। मुझे मुल्क के जब मैं वापस जब देखता हूँ तो काफ़ी संतुष्टि भी मिलती है जो कुछ काम की। जैसे मैं फ़िलहाल मैं मणिपुर राइट्स में मैं हैंडल कर रहा था, मैं एजी लॉ एंड ऑर्डर था वहाँ पर। तो एक बहुत बड़ा मौका मुझे मिला कि हज़ारों जान और काफ़ी जान और माल की क्षति होने से मैंने बचाई। मेरे पास जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट था अच्छे तरह से करके, और जो भी हिंसा से विस्थापित लोग थे उनको रेस्क्यू किया, उनको घर पहुंचाया। बहुत खुशी मिली देख करके उनको, उनके चेहरे पर जो संतुष्टि थी, गिव मी इमेंस सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपके अचीवमेंट्स के बारे में भी हम ज़रूर थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अगर हम देखें अपने जीवन का अभी तक, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करना। और मैं मणिपुर में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में मैं जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहा। उसके भारत सरकार में भी मैंने सेवा दी करीब, इंक्लूडिंग एक हमारी पोस्टिंग भारतीय मिशन में कुआलालंपुर में पोस्टेड था। तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों ने किए अपने भारतीय कम्युनिटी के लिए और देश के इंटरेस्ट के लिए, बहुत सारे काम किए। उसके बाद यहाँ भी आईजी फ्रंटियर एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा, एंटी नक्सल ऑपरेशंस पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे वो संतुष्टि मिल रही है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मुझे काम करने का मौका मिला। और मुझे इस सक्सेस पर मुझे बहुत खुशी भी होती है कि आप लोगों से सब लोगों को सेवा करने का मौका मिला। बिल्कुल सर, आपसे आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए बिहार बिहान के साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं। कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं निशित कुमार उज्ज्वल सर से। सर, अभी पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, पर्व मना रहा है, जो हम भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारी सरकार भी 15 अगस्त तक हर घर झंडा की मुहिम चला रही है, जिसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे इस पर? मैं सभी आपके दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हर घर पे एक तिरंगा हो, उस तिरंगा को फहराते हुए हम
एक शपथ लें कि हम अपने देश को सशक्त और मजबूत बनाएंगे, और हमारे जो असंख्य जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, युवा, भारत के सपूत जिन्होंने अपनी प्राणों की बलिदानी दी इस देश की आज़ादी के लिए, उनके बलिदानों को हम याद करें, उनको नमन करें और प्रण लें कि हमारा देश आने वाले समय में एक मजबूत और एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। इसमें हम सबका कंट्रीब्यूशन है, बिना हमारे कंट्रीब्यूशन के देश आगे नहीं जा सकता। इस प्रण को लेकर के हम हर घर पे एक झंडा फहराएं और उस पर हम गर्व करें। बिल्कुल सर, इस प्रण को लेकर हम हर घर में झंडा फहराएं और ये प्रण करें। बहुत सुंदर बात सर। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहेंगे, वो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो देश की सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने युवा साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और उनको प्रेरित करूँगा कि वो आगे आएँ और जो हमारे सीमा सशस्त्र बल और फौज या पुलिस, जो भी यूनिफॉर्म फोर्सेस में अपने को फिट रखते हुए उसमें भागीदार बने, उसको ज्वाइन करें। देश की सुरक्षा और शांति में बनाए रखने में जो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, हमारे एसएसबी का द्वार खुला हुआ है और हमारी एक चयन प्रक्रिया है, उसके माध्यम से फौज को ज्वाइन करें। हमारे उनके लिए बेस्ट विशेष है जो ज्वाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। सर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी जानकारियाँ हमसे साझा की, इतनी मोटिवेशनल बात आपने हमसे शेयर की, इसका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मैं भी आपको इस काफ़ी आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने दर्शकों से जुड़ने का मौका मिला है, और आज़ादी के इस पावन दिवस त्यौहार पर मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जी सर। तो दर्शकों, आपका फीडबैक्स हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ज़रूर बताएं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके लिए आप हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा पता नोट करें: निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।